गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है अस्थि संस्थान, जिसके बारे में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जानी। हमने वक्ष तथा पसलियों की अस्थियाँ, टांग पाँव की अस्थियाँ, खोपड़े की अस्थियाँ, इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में जाना था। आज हम पढ़ेंगे अस्थि संधि। ठीक है, तो अस्थि संधि क्या होती है, इसका क्या महत्व है और इसके क्या क्या प्रकार हैं, तो और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्थि संधि का अर्थ। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी जाना था, जो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को आधार प्रदान करती हैं। ये अस्थियां आपकी अलग अलग आकार प्रकार की होते हुए भी परस्पर व्यवस्थित ढंग से संबंध में होती हैं, है ना। अस्थियों की पारस्परिक संबद्धता ही अस्थि संस्थान का निर्माण करती है। अस्थियों की संबद्धता अस्थि संधियों पर आधारित होती है ना। और अस्थि संधि का अर्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक अस्थियों का जोड़, यानी कि जो दो और दो से एक दूसरे से जो अस्थियां जुड़ी हुई होती हैं, जिस जोड़ से जुड़ी हुई होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अस्थि संधि कहते हैं। दो अस्थियों के आपस में मिलने के स्थान पर व्यवस्था को अस्थि संधि या फिर अस्थि जोड़ कहते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक अस्थि है और ये आपकी एक अस्थि है। अगर इन दोनों को जब ये जुड़ेंगी तो यहाँ पर जो इसका जो जोड़ होगा, वह यहाँ पे ये जो जोड़ होगा जिससे ये आपस में जुड़ी हुई होंगी, तो वो क्या होगी? वो आपकी अस्थि संधि होगी। ठीक है, तो इसमें अस्थि संधियों का महत्व क्या है? अस्थि संस्थान की सुचारू क्रियाशीलता तथा शरीर की समस्त गतिविधियों के लिए अस्थि संधियां विशेष रूप से आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हैं। शरीर में अस्थि संधियों की उपस्थिति के कारण ही विभिन्न गतियां होती हैं। यदि शरीर में अस्थि संधियां न होती तो पूरा शरीर एक गतिहीन मूर्ति की तरह होता और चल फिर भी नहीं सकता। अब देखिए, हमारी हाथ की और कोहनी की अस्थि में एक जॉइंट होता है, जिससे कि हम अपने हाथ को हिला डुला सकते हैं। हमारी जांघ में भी जो जॉइंट्स होते हैं, हमारी बॉडी में हर अस्थि में कहीं ना कहीं पे कुछ जॉइंट्स होते हैं, जिससे कि हम अपने शरीर को, अंगों को सही प्रकार से अपने हिसाब से चला सकते हैं। अगर मान लीजिए वो जॉइंट नहीं होते, यानी कि अस्थि संधियाँ नहीं होती, तो एक सिर्फ हमारा शरीर क्या होता है? एक हड्डियों का सिर्फ ढांचा टाइप का ही होता है, जिससे कि हम कोई भी काम को नहीं कर सकते थे। तो अस्थि संधि क्या है? हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो शरीर द्वारा जो हम सांस लेते हैं, शरीर का जो झुकाव आदि हड्डियों के मध्य पाई जाने वाली संधियों पर ही निर्भर होता है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए संधियों का प्रकार भी निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, कोहनी की संधि एक कब्जेदार संधि होती है। जो हमारी कोहनी की संधि जो होती है वो कब्जेदार होती है, क्योंकि उसको हम हाथ को अपने ऊपर दायां बायां किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, जो हाथ को पीछे मोड़ने से रोकती है। जबकि कंधे की संधि एक कंदुक खलिका संधि होती है। इसको भी आपको याद रखना है कि कोहनी की संधि कौन सी संधि होती है? कब्जेदार संधि होती है। ठीक है, और कब्जे की संधि कौन सी होती है? कंधे की आपकी होती है कंदुक खलिका संधि, जो संपूर्ण बाहु को किसी भी दिशा में घूमने देती है। खोपड़ी के मध्य में हमारी उपस्थित संधियां एक अन्य विशेष कार्य करती हैं। इनकी उपस्थिति के कारण ही बाल अवस्था में आपके मस्तिष्क इत्यादि के विकसित होने में कोई बाधा नहीं पड़ती। बाद में ये जो संधियां होती हैं वह अचल हो जाती हैं और मजबूत कपाल का निर्माण करती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अस्थि संधियां जो हैं वो हमारे शरीर के लिए अनेक प्रकार से क्या है? महत्वपूर्ण हैं। अब आपके अस्थि संधियों के कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले आपकी अचल संधि और चल संधि। अचल संधि क्या होती है? जब दो या दो से अधिक अस्थियां मिलकर एक जोड़ बनाएं जो हिल डुल ना सके, वह ये जोड़ कैसा होता है? अचल संधि कहलाता है। अब जैसे कि मान लीजिए दो अस्थियां जब जुड़ गई, लेकिन वो जो जोड़ है उसको हम हिला डुला नहीं सकते। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका अचल संधि के अंतर्गत आएगा। जैसे कि जोड़ में संधियों के सिरों की बनावट इस प्रकार की होती है कि दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से फंस सकें। दोनों अस्थियों के मध्य किसी न किसी प्रकार का जोड़ वाला पदार्थ होता है। इस पदार्थ के कारण ये अस्थियां जो होती हैं एक दूसरे पर फिसलती नहीं हैं, वरन अधिक जमकर क्या हो जाती हैं? स्थिर हो जाती हैं। इस प्रकार की संधियां कहाँ पाई जाती हैं? आपके कपाल की अस्थि, आपकी त्रिका अस्थि आदि में ये अस्थियां पाई जाती हैं।
तो भाई क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि कपाल की अस्थि या फिर त्रिका अस्थि में किस प्रकार की संधियां पाई जाती हैं, तो आप बताओगे कि अचल संधि पाई जाती है। ठीक है, अचल संधि क्या होती है? जो दो या दो से अधिक अस्थियों से मिलकर एक जोड़ बनाती है, पर इस जोड़ से जो है वो हिलडुल नहीं सकती, इसलिए इसको अचल संधि कहते हैं। ठीक, दूसरा है आपका चल संधि। चल संधि क्या है? जब दो अस्थियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिली रहती हैं कि वे अपने स्थान पर स्थित रहते हुए भी, यानी कि अपने स्थान से इधर नहीं जाती हैं पर अपने स्थान पर ही स्थित रहती हैं और किसी न किसी दिशा में हिलडुल भी सकती हैं, इसको क्या कहेंगे? हम चल संधि कहेंगे। चलनी संधि का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर है, आज यहाँ पर आ गई, आज यहाँ पर आ गई तो चल रही है, चलती नहीं है, वो अपने ही स्थान पर होती है। लेकिन जिस स्थान पर होती है, जिस अंग के स्थान पर होती है, उस अंग को हम हिला डुला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसी संधियाँ जो होती हैं वो आपकी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियाँ हम जो करते हैं वे सब संधियों के कारण ही करते हैं, और शरीर में जो इनकी बनावट के आधार पर ये प्रमुखता अपूर्ण तथा पूर्ण दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो चल संधि ये भी पूछ सकते हैं कि भाई चल संधि कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले आप बताओगे कि चल संधि भाई दो प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती है? एक तो आप कहोगे अपूर्ण संधि होती है, दूसरी आप बताओगे कि पूर्ण संधि होती है। अब पूछा कि भाई अपूर्ण संधि कौन सी होती है, तो अपूर्ण संधि होती है आपकी, ये केवल उपास्थियों द्वारा बनी हुई संधियाँ हैं, इनकी गति जो है अत्यधिक सीमित होती है। जो अपूर्ण संधि होती है इनकी जो गति होती है ना, वो कितनी होती है? कुछ सीमित होती है। कुल ही दो, जैसे कि आपके कूल्हे की दोनों प्यूबिस अस्थियों के मध्य अपूर्ण संधि होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी बन जाएगा कि भाई कूल्हे की दोनों अस्थियों के मध्य में कौन सी संधि होती है? अपूर्ण संधि होती है। अब भाई इस संधियों के में कौन सी अस्थि के बीच में होती है? तो ये आपकी प्यूपिस अस्थियों के मध्य में संधि होती है। कौन सी? अपूर्ण संधि होती है। फिर आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूर्ण संधि, ये क्या है? इन संधियों में भाग लेने वाले अस्थियों के सिरे पर उपास्थि की क्या होती है? टोपियों के अतिरिक्त थोड़ा सा स्थान होता है जिसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इस स्थान को हम क्या कहते हैं? साइनोवियल गुहा कहते हैं, और जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको हम कहते हैं साइनोवियल द्रव कहते हैं। यह एक इसी नाम की झिल्ली में बंद होता है, यानी कि किस गुहा की जो झिल्ली होती है उसमें एक बंद होता है, और बाहरी स्थान में दो अस्थियों के सिरे स्नायुओं के द्वारा बंधे रहते हैं, जिससे कि गति करते समय अपने स्थान से ये हट ना जाएं। अब जैसे कि आपकी देखिए ये जो प्यूबियस है, ये आपके मान लीजिए ये आपके कूल्हे की अस्थियां जो हैं उनके बीच में ये जो आ रही है आपकी, ये प्यूबियस अस्थियों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए पूर्ण संधि। पूर्ण संधि ये आपकी दे रखी है उपास्थि, तो ये आपकी दे रखे हैं, ये है आपका सिनेवियल, आपका द्रव्य सिनेवियल, यानी कि ये जो पार्ट दिखाया जा रहा है ये बीच में जो आपका ये हल्का सा इसमें शेड दिया है, ये आपका द्रव्य सिनेवियल है। और इसके बाद में जो है अस्थि सिनेवियल आपका ये दे रखा है। फिर संपुट स्नायु ये दे रखा है आपका, अस्थि ये आपकी हड्डी यानी कि अस्थि है, और ये जो आपकी दे रखी है ये उपास्थि है। इसी तरीके से अंश मेखला, ये आपकी कुछ पिक्चर्स दे रखी है, कंदुक खलिका संधि का है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम कहें तो पूर्ण संधियाँ। अब भाई बात यहाँ पर ये आई कि चल संधि वह जो एक दूसरे से, जैसे कि हम इनके साथ में हिलडुल इनके अंग जो हैं जहाँ पे होती हैं उनसे हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाता है कि चल संधि कितने प्रकार की होती है, तो चल संधि दो प्रकार की होती है, जो हमने बताई अपूर्ण संधि और पूर्ण संधि। ठीक है, अब अपूर्ण और पूर्ण संधि के बाद में अगर हम कहें तो जो पूर्ण संधियाँ होती हैं उनमें भी 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संधियाँ भाई कितने प्रकार की होती हैं, तो वो 5 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले आपकी कौन सी हुई? आपकी कंदुक खलिका संधि। इस प्रकार की जो संधि है में एक लंबी अस्थि के सिरे पर गोल केंद्र की तरह एक भाग होता है। ठीक है, इसको, जबकि दूसरी अस्थि के समूह पे एक गड्ढा होता है, इस गड्ढे में गोल गेंद की भांति आपका हरमस सिर ढीला फंसा रहता है। इस प्रकार की संधि जो होती है वो आपकी क्या है? घूम सकती है, और घूमते समय अस्थियों को रगड़ से बचाने के लिए एक गाढ़ा तरल पदार्थ जो होता है वह अस्थियों के बीच भरा रहता है, तथा यह आपका जो तरल पदार्थ है वह एक अत्यंत लचीली झिल्ली के अंदर बंद रहता है। तो जोड़ पर रज्जु भी संलग्न रहता है, यानी कि इसका जो जोड़ होता है उस पर एक रज्जु जो होता है वो आपके वहाँ पर रहता है। इससे जो है आपकी अस्थियाँ एक दूसरे से दूर नहीं हो पाती हैं,
और इन दोनों सिरों पर जो होती है इनकी उपास्थियों का आवरण चढ़ा रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी अंश उल्लखन में गंडिका की संधि, अर्थात इसको अंश उल्लखन की गंडिका की संधि किसको कहते हैं? कंधे की जोड़ की हड्डी को कहते हैं, यानी कि कंधे का जो जोड़ होता है। तथा श्रोणी उल्लेखन आपका उल्लूखन में जो जंघा अस्थि से बनी हुई यानी कि कूले की अस्थि, तो वो ये कब्जा संधि किसके अंतर्गत आती है? आपकी कंदुक खलिका संधि के अंतर्गत आती है। फिर आई आपकी कब्जा संधि, ये किसके भाग बता रही हूँ मैं आपको? ये बता रही हूँ पूर्ण यानी कि अचल संधि। इसके बाद में हमने चल संधि की थी, तो चल संधि में जो 2 पार्ट थे आपकी कौन से? पूर्ण संधि के। तो पूर्ण संधि के 5 पॉइंट है, उनमें से दूसरा आपका पॉइंट है कब्जा संधि। तो इस प्रकार की संधि में क्या होता है? अस्थियां केवल एक ही दिशा में गति करती हैं। इसको याद रखिएगा कि कब्जा संधि जो होती है उसमें जो है केवल एक ही दिशा में ये गति कर सकती है। इसकी बनावट कंदुक खलिका की तरह होती है, किंतु किसी हड्डी के उभार के कारण तथा अन्य किसी हड्डी की उपस्थिति के कारण हिलने डुलने की दिशा निश्चित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कब्जा संधि होती किस किस में है? कोहनी के जोड़ में आपके रेडियस अल्ना का पर बना पिर्वध कोहनी को पीछे जाने से रोकता है, यानी कि हमारी कोहनी में जो ज्वाइंट होता है उसको हम क्या, हमारी कोहनी पीछे तो नहीं जा सकती ना, उसको जाने से रोकता है। जबकि घुटने पर एक अन्य हड्डी की प्लेट ऊपर से लगी रहती है, इससे घुटना आगे की ओर या फिर अगल बगल की ओर नहीं मुड़ सकता। ठीक है, इसके बाद में आपके आती है खूंटीदार संधि। ये क्या होती है? इस प्रकार की संधि को धुरांग संधि भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि भाई धुरांग संधि किस संधि को कहते हैं? खूंटीदार संधि को कहते हैं। या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि खूंटीदार संधि का अन्य नाम क्या है, तो उसका अन्य नाम है आपका धुरांग संधि। इस अस्थि में या फिर पिर्वध दूसरी अस्थि की उपस्थिति आपकी छिद्र में ध्वरी की भांति ये फंसे हुए होती है, और इस प्रकार जो होती है आपकी ध्वरी के ऊपर वाली अस्थि किधर भी घूम सकती है। इस प्रकार की संधि जो है आपकी हड्डी और खोपड़ी के मध्य होती है। इसको भी याद रखिएगा कि खूंटेदार संधि जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? आपके खोपड़ी हड्डी, संधि हड्डी की खोपड़ी के मध्य होती है। जैसे कि आपकी रीढ़ की पतली जो कशेरुकाएं होती हैं, ठीक है, ये पिर्वध धुरी का काम करती हैं, और इस पर रखी हुई जो खोपड़ी की सरलता से किधर भी इसको हम घुमा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपका कब्जा संधि का। ये आपकी कोहनी है, और कोहनी का ये जो भाग है जिसको हम मोड़ते हैं, ठीक है, ये है आपका पार्ट। ये जो पॉइंट है ये आपका ऑलिक्रेनियन पिर्वध है, ये आपका स्नायु है, और ये जो आगे का हमारे जो पंजे की साइड से जो हमारा आगे का हाथ होता है ये अल्ना है, और ये यहाँ पे जो ज्वाइंट आया है आपका ये हैमस का कार्डियल है। इसके बाद में आपकी ये खूंटीदार संधि जो कि खोपड़ी ऑन्ट्रोस्टाइड पिर्वध है। ठीक है, इसके बाद में आपके आती है पिरसर संधि। पिरसर संधि को भी विसर्वी संधि भी कहते हैं। इसका भी अन्य नाम भाई क्या है? विसर्वी संधि। तो विसर्वी संधि और पिरसर संधि एक ही है, ये इनके दोनों नाम हैं। इस प्रकार की अस्थि जो है संधि में दो अस्थियों के मध्य उपस्थिति का सिरा होता है। यद्यपि किसी भी प्रकार भी दोनों हड्डियां एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, जैसे कि कशेरुकों के योजी पिर्वतों के बीच तथा बाहु के रेडियस अल्ना और कलाई के बीच इस प्रकार की संधि पाई जाती है। ये पिरसर संधि का आपका एक उदाहरण है। और दूसरा आपका पर्याण संधि है। पर्याण संधि क्या है? ये जो 5 आपको बताए गए हैं ना चल संधि के, तो 5वां है आपका पर्याण संधि। ये कंदुक खलिका संधि के ही समान होती है। जो सबसे पहली आपकी जो संधि थी जो कूले की तरफ पाई जाती थी कंदुक खलिका, ये कुछ उसी की तरह होती है, किंतु इसमें कंदुक तथा खलिका दोनों ही बहुत कम विकसित होते हैं, क्योंकि भाई ये जो होते हैं वो हमारे अंगूठे के जोड़, जिन्हें उंगलियों की अपेक्षा इधर उधर हम अधिक घुमा या जा सकता है। अगर आप देखो तो आपकी उंगली से ज़्यादा आपके अंगूठे का जो जोड़ होता है वो उसको हम अच्छी मात्रा में घुमा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। कुछ यहाँ पर मैं आपके महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, इस पूरे चैप्टर का कुछ सार दिया है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। इनको आप लर्न करेंगे, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में मैंने आपको वर्क बता दिया था, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नहीं करा हो तो नोट फिर से कर लीजिए। ये आपके टिक लगे हुए हैं लघु क्वेश्चन, और सॉरी ये आपके लघु क्वेश्चन के यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये आपके लघु क्वेश्चन नहीं है, ये आपके विस्तृत क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद में ये आपके लघु क्वेश्चन है, और ये आपके अति लघु क्वेश्चन है। इसके बाद में आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको फिर से बता रही हूँ। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इन सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे कर लेंगे। ठीक है,
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।